Hello everyone, myself Dr. Noja. I am Associate Professor of Political Science from MS College बीकानेर। हम कर रहे थे युद्ध और युद्ध के प्रकार, परिभाषाएं, युद्ध का अर्थ, परिभाषाएं और काफ़ी सारी चीज़ें हम इससे पूर्व की कक्षा में कर चुके हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आज युद्ध टॉपिक जो है उसका सेकंड पार्ट मैं आपको पढ़ाऊंगी, यानी आज मेरी इसमें दूसरी कक्षा है और आज जो हम बात करेंगे वो है युद्धों के प्रकार। युद्धों के प्रकार को आप देख पा रहे होंगे कि कुछ प्रकार मैंने आपकी स्क्रीन पर बताए हैं। इसमें पहला प्रकार जो है वो है न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण युद्ध, यानी न्यायपूर्ण, इसका फर्स्ट प्रकार है न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण युद्ध। इसमें हम लें कि मध्यकाल में यूरोप में धर्म की धारणा विद्यमान थी और उसी पर आधारित रहा है न्याय और अन्यायपूर्ण युद्धों के प्रकार। अर्थात ये है मध्यकाल की उपज, यानी धर्म और राजनीति जहाँ एक थे, उस समय जो धर्म के अनुसार युद्ध किया जाता था वो न्यायपूर्ण था और जो धर्म के नियमों के विरुद्ध युद्ध किया जाए वो अन्यायपूर्ण युद्ध था। वर्तमान समय में इस प्रकार के युद्ध की कोई धारणा नहीं है और यहाँ राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए जो युद्ध किए जाएं वो न्यायपूर्ण युद्ध कहलाते हैं और पड़ोसी देशों पर विस्तारवादी नीति के लक्ष्य से जो युद्ध किए जाएं वो अन्यायपूर्ण युद्ध कहलाते हैं। यानी पहले प्राचीन काल का, मध्यकाल में और आधुनिक काल में इसका अर्थ भिन्न भिन्न है। इसमें जो दूसरा प्रकार आप देख रहे हैं स्क्रीन पर वो है सार्वजनिक और व्यक्तिगत युद्ध। सार्वजनिक और व्यक्तिगत युद्धों के अंतर्गत हम ले सकते हैं कि जब दो राजनीतिक शक्तियां जिनकी अपनी निजी प्रभुता होती है आपस में जब युद्ध करते हैं तो वो सार्वजनिक युद्ध कहलाता है। और जब दो गैर राजनीतिक शक्तियां जैसे दो बड़े जमींदार या दो बड़े नवाब आपस में युद्ध करते हैं तो ये व्यक्तिक युद्ध कहलाता है। अर्थात ये भी मध्यकाल की धारणा है। आधुनिक समय में या वर्तमान समय में दो बड़े राज्यों के मध्य जो युद्ध होता है वो सार्वजनिक है और जो वर्तमान समय में इसकी स्थिति भिन्न है। अर्थात दो बड़े राज्यों के मध्य जो युद्ध होगा जिसमें दूसरे अन्य छोटे राज्य सम्मिलित हो जाते हैं वो सार्वजनिक युद्ध है और जो समुदायों के मध्य संघर्ष हो वो व्यक्तिक है। ठीक है। तीसरा प्रकार है पूर्ण और अपूर्ण युद्ध। पूर्ण और अपूर्ण युद्ध का संबंध है कि युद्ध में समस्त राष्ट्र प्रत्यक्ष रूप से जब सम्मिलित हों तो वह प्रत्यक्ष युद्ध कहलाता है, पूर्ण युद्ध कहलाता है। और जब राज्यों के कुछ व्यक्ति या स्थान तक ही युद्ध सीमित हो तो वो अपूर्ण युद्ध कहलाता है। इसमें चौथा जो प्रकार है युद्ध और गृह युद्ध। युद्ध उस लड़ाई को कहा जाता है जो संप्रभुता संपन्न राज्यों के मध्य लड़े जाते हैं, जबकि गृह युद्ध का संबंध राज्य के आंतरिक कलह का, आंतरिक संघर्ष, आंतरिक द्वंद्व, आंतरिक कलह का कारण होता है। ठीक है। उसमें आप अगला पांचवा बिंदु देख पा रहे होंगे, औपचारिक व अनौपचारिक युद्ध। औपचारिक और अनौपचारिक युद्ध से यहाँ तात्पर्य है कि औपचारिक युद्ध उस लड़ाई को कहते हैं जो विधिवत रूप से घोषणा करने के बाद में शुरू होती है। ये तो हो गया औपचारिक। और विधिवत घोषणा न की जाए, बिना घोषणा के युद्ध किया जाए तो वो अनौपचारिक युद्ध कहलाता है। इसमें बच्चों छठा पॉइंट जो है वो छापामार युद्ध कहलाता है। छापामार युद्ध है। इससे तात्पर्य है कि यह वह युद्ध है
जिसमें जब युद्ध करने वाले पक्षों में से एक पक्ष निर्बल होता है, उसके पास इतनी सेना और युद्ध सामग्री नहीं होती है कि वह सामने आकर विपक्षी से युद्ध करे। इसी कारण से निर्बल पक्ष छिपकर गुप्त रूप से जो आक्रमण करता है वो छापामार युद्ध कहलाता है। ठीक, और इसमें लास्ट जो 7वां बिंदु है वो है समग्र युद्ध। समग्र युद्ध से यहाँ तात्पर्य है कि समग्र युद्ध से तात्पर्य है कि युद्धरत राज्यों की संपूर्ण जनता युद्ध में सम्मिलित हो जाए तो वह समग्र युद्ध कहलाता है। अर्थात यह युद्ध योद्धा राज्यों की सेनाओं तक ही सीमित नहीं रहता है, इसका प्रभाव संपूर्ण जनता पर पड़ता है। तो इस तरह के युद्ध को समग्र युद्ध की श्रेणी में रखा जाता है। तो आपने समग्र युद्ध की श्रेणी में रखा जाता है। ये देखो, आप जो छापामार युद्ध के बाद स्क्रीन पर सशस्त्र युद्ध देख रहे हैं, इसकी जगह ये समग्र युद्ध है एक्चुअल में। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे वो है युद्ध के कार्य। कि युद्ध के कार्य क्या है ना, युद्ध किस तरह से कार्य करता है, इस संबंध में हम आपसे बात करें कि युद्ध के कार्यों से तात्पर्य है कि युद्ध क्या है, भूलों को सुधारने और अधिकारों को लागू करने का कार्य करता है। अर्थात इतिहास इस बात का साक्षी है कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं जहां असहनीय मानवता विरोधी अत्याचारों से बचने के लिए या इस तरह की भूलों को सुधारने के लिए युद्ध किया जाता है, और युद्ध के पश्चात जो विजेता देश है, राष्ट्र है, वो अपने अधिकारों को लागू करता है। ये युद्ध का पहला कार्य है। इसमें जो दूसरा कार्य आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, शांति के अंतिम साधन के रूप में युद्ध। अर्थात युद्ध दो राष्ट्रों के या कई राष्ट्रों के मध्य उत्पन्न जो विवाद है, संघर्ष है, वो विवाद और संघर्ष जब बातचीत से, समझ से, आपसी समझ से, समझाइश से दूर न हो तो फिर शांति स्थापित करने के लिए एक अंतिम विकल्प, अंतिम साधन बचता है, वो है वॉर या युद्ध। युद्ध करके शांति की स्थापना की जाने के प्रस्ताव आते हैं। अर्थात युद्ध का दूसरा कार्य है शांति के लिए अंतिम साधन के रूप में। ठीक है, इसी के अंतर्गत आप देख पा रहे होंगे तीसरे बिंदु को, राजनीतिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का पुनर्निर्माण और पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण, है ना। तो तीसरे बिंदु के अंतर्गत सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का, जब कई बार ऐसा विश्व में कई बार ऐसा हुआ, जैसे इंग्लैंड है, अमेरिका है, जापान है, फ्रांस है, स्पेन, चीन आदि ऐसे देश हैं जहाँ पर जो युद्धों के माध्यम से ही सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को उन्होंने बल दिया है, और वो आधुनिक परिस्थितियों में भी इन युद्धों के कारण आ पाए हैं। अर्थात युद्ध जो है वो केवल लड़े जाने वाला एक इवेंट ही नहीं है, यह सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण करता है और उसे आधुनिकीकरण की ओर ले जाता है। ठीक है, इसी के अंतर्गत आप जो चौथा बिंदु देख पा रहे हैं वो है नैतिक और आध्यात्मिक गुणों की उन्नति। यानी जो कुछ विद्वान ये मानते हैं कि युद्धों के द्वारा नैतिक और आध्यात्मिक गुणों में वृद्धि होती है। इस संबंध में हीगल ने ये ठीक कहा है कि व्यक्ति को ईमानदार, देशभक्त और आत्म बलिदानी बनाने का जो आत्म बलिदानी जो बनाता है वो युद्ध ही बनाता है। ठीक है, तो ये चार बिंदु मैंने आपके साथ बात की, और इसमें जो अंतिम पांचवा बिंदु है अन्य कार्य, यानी इसके अलावा भी कुछ कार्य और भी
युद्ध करता है। प्रोफेसर डार्विन का ये मत है कि युद्ध कमज़ोर और घटिया लोगों को निकालने के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया है। युद्ध शक्तिशाली लोगों को आगे बढ़ने और उनके विकास विकास की ओर ले जाने का एक साधन है। इसी तरह मुसोलिन भी युद्ध को पुरुष के लिए उतना ही आवश्यक मानता है जितना स्त्री के लिए मातृत्व। अर्थात ये बात स्पष्ट है कि युद्ध जो है वो क्या है, मनुष्य को आगे बढ़ने, विकास करने और उसका प्रभाव क्षेत्र स्थापित करने के लिए आवश्यक बताया गया है। इसके बाद आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि युद्ध की जो समाप्ति है वो क्या है। युद्ध की समाप्ति के लिए कुछ बिंदु आप देख पा रहे होंगे। युद्ध की समाप्ति के लिए जो बिंदु आपको नज़र आ रहे हैं वो है शत्रुतापूर्ण हिंसात्मक कार्यवाही समाप्ति द्वारा, कब्जा करने के पश्चात विजय, सशस्त्र प्रयोग की समाप्ति द्वारा, समझौते द्वारा युद्ध की समाप्ति, एक पक्षीय घोषणा द्वारा युद्ध की समाप्ति, एक शांति संधि द्वारा युद्ध की समाप्ति, और छठा पॉइंट आप देख रहे होंगे अन्य साधन। इसको हम नेक्स्ट क्लास में पार्ट 3 के रूप में आपके सामने लेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।